नाहरगढ़ राज्य के छोटे से गांव में रतन और सुरेश नाम के दो भाई रहा करते थे। रतन सुरेश का बड़ा भाई था। सुरेश जहां अपने पिता हरिलाल के साथ मेहनत से उनके काम में हाथ बटाता था, तो वही रतन हमेशा घर पर आराम करता रहता था। एक दिन हरिलाल रतन से बोला, अरे रतन बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तुम्हारा छोटा भाई तो मेरे साथ खेत में खूब मेहनत करता है, मगर मैं देखता हूँ कि तुम दिन भर घर में आराम करते रहते हो, पूरे दिन पड़े रहते हो। कल को तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारी संतान होगी। अरे भाई, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फिर अपने परिवार का पेट कैसे भरोगे? अरे क्या होगा पिताजी मेहनत करके? अगर मेरे भाग्य में धन लिखा होगा तो मुझे कहीं से भी प्राप्त हो जाएगा। सब भाग्य का खेल है पिताजी, वरना न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अपना पूरा जीवन मेहनत में गुजार देते हैं, मगर गरीब के गरीब ही रहते हैं। बताइए भला मेहनत क्यों करूं मैं फिर? अरे रतन, तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, कोई काम नहीं करोगे, तो फिर गांव में तुम्हें कोई अपनी लड़की भी ब्याहने को नहीं देगा। ओहो, देखिए पिताजी, मैं आपकी तरह अपना जीवन खेत में हल चलाते हुए तो बिताना नहीं चाहता। जब मैं छोटा था तब भी आपके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, और आज भी आपके पास केवल 2 बीघा ही जमीन है। मैं कुछ बड़ा करूंगा। अरे कुछ बड़ा करने के लिए भी बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे दिन भर घर पर पड़े पड़े बड़ा काम नहीं किया जाता है। बड़े आए बड़ा काम करने वाले हैं। देखो पिताजी, जिस दिन मेरे जीवन में भाग्य का दरवाजा खुलेगा ना, उसके बाद आप स्वयं देखेंगे, अरे मैं इतना धनवान हो जाऊंगा कि मुझे सारी जिंदगी काम बाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख लेना। हरिलाल निराश मन से अपने खेत में चला गया। हरिलाल को निराश देख उसका बेटा सुरेश हरिलाल से बोला, क्या हुआ पिताजी? हाँ पिताजी, आज आपका चेहरा फिर से बता रहा है कि आपने भैया से आज फिर से काम की बात की है, और हमेशा की तरह भैया ने आपको भाग्य का पाठ पढ़ा दिया होगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे हाँ सुरेश बेटा, कभी कभी मुझे चिंता होती है कि मेरे बाद रतन का क्या होगा। हाँ समझता हूँ, लेकिन चिंता मत कीजिए पिताजी, देखना सब सही हो जाएगा। अगले दिन हरिलाल सुरेश के साथ खेत पर जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी वहां पर गांव का मुखिया आ पहुंचा। मुखिया को देखकर हरिलाल बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, मुखिया जी, आप इस गरीब के घर पर सब ठीक तो है ना? हरिलाल, तुम तो जानते हो कि मेरा कोई पुत्र नहीं है सिवाय एक पुत्री के, और अब क्या है कि मेरी पुत्री सीमा विवाह के योग्य हो गई है। मैं और मेरी पत्नी अब देख तो रहे हो, बूढ़े हो चुके हैं। आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? बात यह है कि मुझे तुम्हारा बड़ा पुत्र रतन बहुत ही ज्यादा पसंद है, और सीमा भी उसे मन ही मन बहुत पसंद करती है। अब मैं अपनी पुत्री सीमा का विवाह तुम्हारे पुत्र से करना चाहता हूँ। अब मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि रतन कोई काम वाम तो करता नहीं है। हाँ, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अरे भाई, मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरी बिटिया और दामाद का ही तो होगा, और किसका होगा बताइए भला? हरिलाल भी ये रिश्ता मंजूर कर लेते हैं। कुछ दिन बाद रतन और सीमा का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद मुखिया ने अपनी सारी संपत्ति सीमा और रतन के नाम कर दी और अपनी पत्नी के साथ तीर्थ चला गया। तभी एक दिन रतन अपने पिता हरिलाल से बोला, देखा पिताजी, भाग्य का खेल। मैं कोई काम नहीं करता था, मगर भाग्य का खेल देखिए, मुझे सीमा जैसी सुंदर पत्नी भी मिली और मुखिया जी की सारी संपत्ति भी। हाँ रतन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अरे भाई, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा भला मेरे लिए क्यों बुरा होगा? लेकिन हाँ बेटे, एक बात अपने जीवन में याद रखना, जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता, वह चाहे भाग्य का कितना भी धनी क्यों ना हो, एक दिन उसे अपना सब कुछ गंवाना पड़ता है। और हाँ, भाग्य हमेशा इंसान का साथ नहीं देता, ये मेरी बात याद रखना। अपने पिता की बात सुनकर
रतन हंसता हुआ वहां से चला गया। कुछ दिन बाद सुरेश का विवाह भी कमला नाम की एक गरीब कन्या से संपन्न हो गया। सुरेश के विवाह के बाद हरिलाल बीमार रहने लगा और कुछ ही दिनों बाद वह इस संसार को छोड़कर चला गया। अपने पिता के जाने के बाद सुरेश और मेहनत करने लगा तो वही रत्न हमेशा अपने कमरे में आराम ही करता रहता। कुछ दिन बाद रत्न की पत्नी शिमा और सुरेश की पत्नी कमला गर्भवती हो गई। अपने भाई को दोनों हाथों से धन लुटाता देख एक दिन सुरेश रत्न से बोला, भैया भैया, ये क्या कर रहे हो आप? अरे आप जिस तरह से दोनों हाथों से धन लुटा रहे हो ना, मुझे उस तरह से आपका भविष्य अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या कर रहे हो आप? देख सुरेश, तू अपने काम से काम रख। अरे पिताजी भी हमेशा मुझे नसीहत देते रहते थे, मगर देखो क्या हुआ। अरे मैं कुछ भी नहीं करता, मगर फिर भी मेरे पास तुमसे अधिक धन है और तुम दिन भर 2 बीघा जमीन पर कड़ी धूप में हल जोतते रहते हो, तब भी तुम्हारे पास 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पाती। अरे अगर मैं उस जमीन में से अपने हिस्से की 1 बीघा जमीन वापस मांग लूं ना, तो हो सकता है कि तुम 2 वक्त का पेट भर के भोजन भी ना कर पाओ और बड़े आए मुझे नसीहत देने वाले। भैया, जमीन में से 1 बीघा जमीन आपकी है, बिल्कुल सही है। आप जब चाहे खुशी खुशी रख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मैं 1 बीघा जमीन पर ही मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ। इतना बोलकर सुरेश चुपचाप घर से बाहर निकल गया। कुछ समय बाद रतन की पत्नी सीमा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और वहीं सुरेश की पत्नी कमला ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। यह देखकर रतन सुरेश का मजाक उड़ाते हुए बोला, देख सुरेश, बात वही घुमा फिराकर भाग्य पर आ जाती है। देखो मेरा भाग्य कितना अच्छा है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है और तुम्हें सिर्फ एक पुत्री हुई है। भैया, पुत्रियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। मुझे पुत्री होने से कोई आपत्ति नहीं है। अरे कभी सोचा है कि जब तुम्हारी पुत्री बड़ी होकर विवाह के योग्य हो जाएगी, तब तुम उसका विवाह कैसे करोगे? सोचा है कभी कि तुम उसके लिए दहेज का इंतजाम कैसे करोगे? भैया, मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। मैं पूरी मेहनत करूंगा। मेहनत पर भरोसा? अरे इंसान की सारी मेहनत भाग्य पर टिकी होती है। समय ऐसे ही बीतता रहा। कुछ वर्ष बाद सुरेश की पत्नी कमला सुरेश से बोली, हमारी बेटी अब 5 वर्ष की हो गई हो और आप तो जानते ही है कि बिटिया कितनी जल्दी जवान होती है। तुम कहना क्या चाहती हो कमला? मैं देखती हूँ कि आप अपने खेत में कितनी कड़ी मेहनत करते हैं और पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल भी आपके खेत में ही उगती है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने फसल को गांव के जमींदार को बेचने के बजाय राज्य में क्यों नहीं बेचते? मुझे विश्वास है कि आपकी फसल राज्य में बहुत अच्छी दामों पर बिकेगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो कमला। कुछ दिनों से मेरे मन में भी यही बात चल रही थी। अगले दिन सुरेश अपनी फसल काटकर बैलगाड़ी में डालकर राज्य चला गया। कमला ने सच कहा था, सुरेश की फसल बहुत अच्छे दामों में बिकी। घर आकर सुरेश सोने के स्वर्ण मुद्राएं कमला को पकड़ाते हुए बोला, अरे तुमने बिल्कुल सही कहा था कमला। अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी फसल राज्य में इतने अच्छे दामों पर बिकी है। हाँ, इतनी स्वर्ण मुद्राएं तो मैं वर्षों में भी नहीं कमा पाता। एक किसान भी बहुत अच्छा और सफल व्यापारी बनता है। अब से आप फसल को राज्य में ही जाकर बेचा कीजिए। हाँ, तुम सही कहती हो कमला। अब मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, जिससे और ज्यादा उपज होगी। उस दिन के बाद सुरेश अपने खेत में और कड़ी मेहनत करने लगा। ज्यादा मेहनत करने की वजह से उसके खेत में फसल और अच्छी उगने लगी। सुरेश उस फसल को काटकर राज्य में बेचा था। कुछ ही वर्ष में सुरेश के पास 25 बीघा जमीन हो गई। सुरेश की गिनती अब नाहरगढ़ राज्य के अच्छे व्यापारियों में होने लगी। उसका मान सम्मान भी बढ़ गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। सुरेश की बेटी राधा अब 20 वर्ष की हो चुकी थी। राधा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था।
पर उसे जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करने में बहुत दिलचस्पी थी। राधा पूरा दिन जंगल में बिता देती, तो वही रतन का बेटा राहुल दिन भर गांव में आवारागर्दी करता रहता। राधा बिटिया, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारा जंगल में दिन भर रहना सही नहीं है। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि मुझे जड़ी बूटियों में कितना दिलचस्पी है। तभी राधा की माँ कमला मुस्कुराते हुए सुरेश से बोली, हमारी बिटिया सही कहती है जी, जानते भी हैं आप। अभी 3 दिन पहले शांति चाची की तबीयत कितनी खराब हो गई थी, यहाँ तक कि गांव के सबसे बड़े वेदों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। तब हमारी बिटिया राधा जंगल से पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी तोड़ कर लाई, और जैसे ही उसने वह जड़ी बूटी चाची को खिलाई, शांति चाची स्वस्थ हो गई। यह देखकर तो वेद भी पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ गए। कमाल की बात है, हमारी बिटिया इतनी ज्ञानी हो गई और हमें पता भी नहीं चला। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी वहां पर सुरेश का बड़ा भाई रतन आ पहुंचा और सुरेश का मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे भैया, अपनी बेटिया को जंगल में जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करवाने की बजाय उसका ध्यान चूल्हा चौका में लगवाओ भाई, क्योंकि विवाह के बाद तो उसे वही करना है ना। देखिए जेठ जी, मुझे लगता है कि आपको मेरी बिटिया पर ध्यान देने के बजाय आपको अपने बेटे पर ध्यान देना चाहिए, जो दिन भर गांव में आवारागर्दी करता रहता है, और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब उसकी शिकायत यहाँ ना आती हो। हाँ, अब लड़के तो इस उम्र में आवारागर्दी करते ही हैं। जब मैं अपने बेटे की उम्र का था तब मैं भी यही किया करता था, और मेरे पिता मुझे हमेशा पाठ पढ़ाते रहते थे। लेकिन देखो सुरेश, दिन भर कड़ी धूप में अपना शरीर तोड़ता है, और मैं आराम से अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें करता हूँ, मजे करता हूँ। अगर मेरे पति ने अपना शरीर तोड़ा है तो उन्होंने बहुत कुछ अपनी मेहनत के बलबूते कमाया भी है। पिताजी 2 बीघा जमीन छोड़कर गए थे, मगर आज मेरे पति के पास 25 बीघा जमीन है। तुम्हारे पति ने वर्षों मेहनत करके 25 बीघा जमीन खरीदी है। अरे मेरे ससुर ने कुछ ही क्षणों में अपनी 50 बीघा जमीन मेरे नाम कर दी थी, जो कि मेरे पुत्र राहुल की है। तो फिर उसे भला काम धंधा करने की क्या ही आवश्यकता है यार। इतना बोलकर रतन वहां से चला गया। रतन के जाते ही कमला अपने पति सुरेश से बोली, सुनिए जी, अब मुझे इस घर में नहीं रहना। जब से मैं इस घर में ब्याह करके आई हूँ, तब से मैं देख रही हूँ कि आपका बड़ा भाई आपका मजाक उड़ाने के अलावा और कोई काम नहीं करता। हमने अपने गांव में जो दूसरा घर बनवाया है, हम वहीं जाकर रहेंगे। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सुरेश अपनी पत्नी और अपनी पुत्री राधा के साथ अपनी मेहनत की कमाई से बनाए हुए दूसरे घर में रहने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन रतन का बेटा राहुल जंगल में ऐसे ही टहल रहा था कि तभी उसकी नजर एक वृक्ष के नीचे रखी हुई एक बहुत बड़ी पोटली पर पड़ी। राहुल ने जैसे ही पोटली खोली तो उसकी आंख चकरा गई। राहुल ने देखा कि उस पोटली में स्वर्ण मुद्राएं और बेशकीमती हीरे मोती रखे हुए थे। राहुल सोचने लगा कि इसमें तो बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं, हीरे और मोती हैं। तभी राहुल की नजर कुछ दूर खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। राहुल उस व्यक्ति को पहचानता था। राहुल अपने आप से बोला, ओ ये तो नाहरगढ़ राज्य के महाराज वीर प्रताप का मंत्री करण सिंह है। ये यहाँ क्या कर रहा है? लगता है ये पोटली इनकी है। राहुल ने देखा कि कर्ण सिंह के साथ एक और व्यक्ति खड़ा था और कर्ण सिंह उससे आहिस्ता से बातें कर रहा था। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने वर्षों में राजमहल से यह स्वर्ण मुद्राएं और बेशकीमती हीरे मोती चुराए हैं। तुम एक काम करो, इन्हें दूसरे राज्य में मेरे मौसा को दे आओ। किसी की कुछ पता नहीं चलना चाहिए, समझे? ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ओ, इसका मतलब ये हुआ कि यह चुराया हुआ खजाना है। हाँ, जब यह चुराया हुआ है तो फिर इस पर तो मेरा भी अधिकार हुआ। इतना कहकर राहुल ने उस पोटली को उठा लिया। अचानक करण सिंह की नजर राहुल पर पड़ गई और वह कड़क आवाज में बोला, अपने कदम वहीं पर रोक लो युवक। यह पोटली मेरी है, इसे ले जाने की गलती
गलती से भी मत करना। रुक जाओ। ए मूर्ख, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। ये चुराया हुआ धन है। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं महाराज के सामने तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। कर्ण सिंह गुस्से से राहुल को घूरने लगा, मगर राहुल ने उसे नजरअंदाज किया और पोटली लेकर अपने गांव चला गया। कर्ण सिंह उस व्यक्ति से बोला, पता करो ये कौन है, इसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। पता करो। इधर राहुल उस पोटली को अपने घर ले आया और उसे खोलकर अपने पिता रत्न को दिखाने लगा। हाँ, अरे तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आया राहुल? राहुल अपने पिता को सारी घटना बताते हुए बोला, अब आप ही बताइए पिताजी, मैंने सही किया ना? राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर मंत्री करण सिंह और राजा वीर प्रताप 2 सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचे। कर्ण सिंह राजा वीर प्रताप से बोला, यह देखिए महाराज, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि खजाने की बेशकीमती स्वर्ण मुद्राएं और हीरे मोती किसने चुराए हैं। यह देखिए, चोर आपके सामने खड़ा है और आपके खजाने से चुराया हुआ धन भी सामने पड़ा हुआ है। इस चोर का नाम राहुल है महाराज। सैनिकों, ले जाओ इसे, बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। ऐसा मत कीजिए महाराज, इसने कोई चोरी नहीं की है, ऐसा मत कीजिए। बकवास बंद करो। जी तो चाहता है कि इसके साथ साथ तुम्हें भी कारागार में डलवा दूं, लेकिन तुम बूढ़े हो चुके हो और मैं नहीं चाहता कि तुम कारागार में अपना बचा हुआ जीवन बिताओ। अपने बेटे को आखिरी बार देख लो, क्योंकि कुछ दिन बाद इसे राज्य में सरेआम फांसी पर लटका दूंगा। लेकिन हाँ, इस जुर्म में रतन, तुम भी बराबर के भागीदार हो, तुम्हें भी सजा मिलेगी और मैं तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त करता हूं और यहां तक कि तुम्हारा यह घर भी तुमसे छीनता हूं मैं। महाराज, ऐसा मत कीजिए। ये धन मैंने नहीं चुराया, बल्कि मंत्री करण सिंह ने चुराया है। मैंने तो इसे जंगल से उठाया था, मैंने कोई चोरी नहीं की महाराज। बकवास बंद कर लड़के, एक तो चोरी करता है, ऊपर से झूठ भी बोलता है। राजा वीर प्रताप के सैनिकों ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया और कारागार में डाल दिया। रतन और उसकी पत्नी की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उन्हें उनके ही घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। रतन अब सड़क पर आ चुका था। रतन रोते हुए अपने भाई सुरेश के घर पहुंचा और उसे सारी घटना बताने लगा। हाँ, अब भैया बात ऐसी है कि अगर आप राहुल को बचपन से ही मेहनत करना सिखाते तो आज आपको यह दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपने तो अपने जीवन में खुद कभी तो मेहनत की नहीं। आप हमेशा भाग्य के सहारे ही जीते रहे और यही बात आपने अपने बेटे राहुल के दिमाग में भी डाल दी। अब आप क्यों रोते हो भैया? अब जैसा आप कहते हो वैसा ही तो हो रहा है। सब भाग्य का तो खेल है। अरे मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई सुरेश। मुझे बगैर मेहनत किए सब कुछ मिल गया, इसलिए मैंने कभी उसकी कदर नहीं की। अगर मैं अपने बेटे को अच्छे संस्कार देता, उसे तुम्हारी तरह मेहनती बनाता, तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक है, ठीक है, बस अब चिंता मत करिए भैया। मैं अपनी बेटी राधा के साथ कल महाराज से अपने भतीजे राहुल की बात करने के लिए अवश्य जाऊंगा। चुप हो जाइए आप, चिंता मत करिए। अगले दिन सुरेश अपनी पुत्री राधा के साथ राजमहल पहुंच गया। सुरेश राजा वीर प्रताप से कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक दासी राजा विक्रम के पास आकर बोली, महाराज, आपकी पुत्री की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ है। राज्य के सबसे बड़े वेदों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। यह सुनकर राजा वीर प्रताप बुरी तरह से चिंतित हो उठा और सुरेश और राधा की ओर देखकर बोला, तुम दोनों कल आना, हम तुम्हारी गुहार कल सुनेंगे। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं एक बार आपकी बेटी को देख सकती हूँ? लेकिन तुम मेरी बेटी को क्यों देखना चाहती हो? महाराज, मुझे जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान है। तो तुम कहना चाहती हो कि मेरी बेटी को बड़े बड़े वैद्य सही नहीं कर पाए, लेकिन तुम सही कर दोगी?
महाराज, जब आपकी बेटी के ऊपर किसी भी वेदों की जड़ी बूटी असर नहीं कर रही है तो एक बार मुझे भी कोशिश कर लेने दीजिए। हो सकता है मेरी दी हुई जड़ी बूटी खाकर वह ठीक हो जाए। राजा वीर प्रताप राधा और सुरेश को अपने पुत्री के कक्ष में ले गया। राधा ने देखा कि राजा वीर प्रताप की पुत्री पलंग पर लेटी हुई थी। राधा ने उसका हाथ पकड़कर देखा और कुछ देर बाद राजा से बोली, महाराज, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर राधा वहां से चली गई। कुछ देर बाद वह एक जड़ी बूटी लेकर वापस आई। राधा ने जैसे ही जड़ी बूटी राजा की पुत्री को खिलाई, उसकी हालत में तुरंत सुधार आ गया। यह देखकर राजा वीर प्रताप की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। राजा विक्रम ने राधा की ओर देखकर कहा, वाह वाह वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे हमारी पुत्री को बड़े बड़े वैद्य सही नहीं कर पाए, लेकिन तुमने उसे ठीक कर दिया। शाबाश। मांगो, क्या मांगती हो, बोलो। महाराज, आपने कुछ दिन पहले जिस राहुल नाम के युवक को बंदी बनाया है वह मेरा भाई है, वह निर्दोष है। महाराज, दोषी कोई और नहीं बल्कि आपका मंत्री करण सिंह है। एक बार आप उसे अपने तरीके से पूछिए, मुझे विश्वास है कि वह सच्चाई उगल देगा। राधा की बात सुनकर राजा वीर प्रताप गहरी सोच में डूब गया और फिर बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो। राजा वीर प्रताप तुरंत अपने मंत्री करण सिंह के पास गया और अपनी तलवार निकालते हुए बोला, सीधी तरह से बता दो मंत्री, दोषी कौन है? वो खजाना किसने चुराया है, तुमने या राहुल ने? मुझे सच्चाई का पता लग चुका है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। राजा वीर प्रताप का यह रूप देखकर मंत्री डर गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। राजा वीर प्रताप ने मंत्री करण सिंह को उसी समय कारागार में डलवा दिया और राहुल को रिहा कर दिया। फिर राजा वीर प्रताप ने सुरेश और राधा को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं, हीरे और मोती देते हुए कहा, मेरी तरफ से यह तुम दोनों का इनाम है। अब तुम दोनों आराम से अपना जीवन बिताओ। सुरेश, राधा और राहुल ढेर सारा धन लेकर घर लौट आए। घर पर आने के बाद रतन अपने भाई सुरेश से बोला, हाँ, अब अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया भैया। पिताजी सही कहा करते थे कि जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता वह चाहे भाग्य का कितना भी धनी क्यों ना हो, एक दिन उसे सब कुछ गंवाना पड़ता है। और हाँ, भाग्य हमेशा इंसान का साथ नहीं देता। रतन की बात सुनकर सुरेश मुस्कुराने लगा और उस दिन के बाद रतन सुधर गया और राहुल भी खेतों में मेहनत करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।